नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कानपुर के इस्पात नगर पनकी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। ये तस्वीरें आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। आग की लपटें इस वक्त आप देख सकते हैं। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। जो इस वक्त तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मैडम एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया गया। सैफ पर हमला क्यों किया, अब इसका खुलासा जल्द हो सकता है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे ही हैं। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है। पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही सीमा हैदर के खिलाफ उसके पहले पति ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। गुलाम हैदर ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलाने की गुहार लगाई है।
1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब पाकिस्तान के कराची से आई सीमा हैदर भारतीय सीमा में अवैध तरीके से दाखिल हुई। उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही है, जिसे वो अपना दूसरा पति बताती है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर समय समय पर वीडियो जारी करता है। वो सीमा हैदर पर लगातार आक्रोश जाहिर करता है। एक बार फिर उसने सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गुलाम ने भारतीय विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों से मिलने और उन्हें अपने पास रखने में मदद करने की अपील की है। और वजीर दाखिला जो है डॉक्टर जयशंकर से दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे पास वापस लौटने का मौका दें। तरजीह बुनियादों पे मेरे बच्चों को फौरी वापस पाकिस्तान यकीनी बनाया जाए। बच्चे कम उम्र हैं, इनकी हर लम्हा कीमती है। मेरे बच्चे मेरे मुल्क से दूर हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, इनको वापसी में तेजी लाया जाए और छोटे बच्चे वापस हो सकें। उसने आरोप लगाया है कि बच्चे सीमा की वजह से भारत में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी की मदद से हैदर अपने बच्चों को कस्टडी में लेने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारतीय वकील मोमिन मलिक की भी मदद ली थी, लेकिन बीच में ये बात भी सामने आई थी कि वो अपना वकील बदलना चाहता है, लेकिन अभी तक उसका मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। सीमा मई 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा को लेकर काफी हलचल चल रही है। सीमा ने बताया कि उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। वो समय समय पर वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया हुआ है। हाल ही में उसने ये बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है। सीमा सचिन के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी। वो तब सुर्खियों में आई जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक सचिन मीणा के साथ रहते हुए पाया। दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा हो गए। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का आरोप लगाया गया था। तब से सीमा भारत में ही है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन वहीं सीमा का पहला पति गुलाम हैदर अभी भी शांत नहीं बैठा है। वो अपने बच्चों से मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन सीमा का कहना है कि गुलाम झूठा है। जब वो पाकिस्तान में थी तब भी उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोटी में बार बार थूकने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान थूकने का मामला सामने आया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रोटी में थूकना, चाय में थूकना, ऐसे वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। पुलिस के एक्शन लेने के बाद भी ऐसी घिनौनी हरकत रुक नहीं रही। कई महीनों से ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और अब उत्तराखंड के बागेश्वर में ऐसी ही करतूत उजागर हो गई। उत्तरायणी मेले के दौरान ये वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स भट्टी में रोटी सेक रहा है, वहीं दूसरा रोटी को तंदूर में डालता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन रोटी बनाने वाला कर्मचारी रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूक रहा था। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी हरकत अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। आसपास कई लोग मौजूद भी थे, लेकिन वो बड़ी ही बेफिक्री से रोटी में थूकता जा रहा है। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का आक्रोश बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा दिखा। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। ऐसे मामलों के लगातार सामने आने के बाद कानून बनाने की भी मांग उठ रही है। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे क्षेत्र जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, विशेषकर जहां हमारे धार्मिक मंदिर हैं, हमारी पवित्र नदियां हैं, उन क्षेत्रों में ये हो रहा है और शीघ्र ही हमारी सरकार इसके खिलाफ सख्त कानून लेकर आएगी ताकि लोग इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।
बागेश्वर में इन दिनों उत्तरायणी मेला चल रहा है। यहाँ दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मेले में स्थानीय दुकानदारों के साथ ही दूसरे इलाकों से भी लोग दुकान लगा रहे हैं। नोएडा, शामली, बागपत, देहरादून ये बस जगहों के नाम हैं, लेकिन सभी जगह पर एक जैसे काम को अंजाम दिया गया। थूक वाली घिनौनी हरकत के पीछे आखिर क्या मंशा है? क्यों ग्राहकों को बीमार करने की साजिश हो रही है? थूक वाली रोटी खाने से कोई बीमार भी तो हो सकता है। सेहत के साथ साफ खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें आरोपियों को कोई झिझक भी नहीं हो रही कि वो कितना शर्मनाक काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी हरकत से लोग बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने दुकान को बंद करवा दिया। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आगाज हो गया है। खास बात है कि यहां पर केवल हैवी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां ही प्रदर्शनियां लगा रही हैं। और क्या खास है इस एक्सपो में, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में अर्बन मोबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शो और भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार यहाँ पर भविष्य की कारें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हैवी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियों की ही प्रदर्शनी दिखने वाली है। मेट्रो और रेलवे के लिए भी पार्ट्स बनाने वाली कंपनी यहाँ पहुँची है। रोजमर्रा में हम जो मेट्रो देखते हैं, जो गेट्स देखते हैं, ये उसी का स्टॉल है और यहाँ पर आपको रेलवे मेट्रो के जो पार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि कई बार ये सुनने को मिलता है कि जो गेट्स हैं उनसे किसी तरीके का जो एक्सीडेंट है वो हो जाता है, सेफ्टी की जो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन आप एक बार देख सकते हैं, ये जो गेट्स आप यहाँ देखने को आपको मिल रहे हैं, ये जो गेट्स हैं ये सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी गेट भी देखने को मिल रहा है। अगर ये ओपन नहीं होता है तो वो जो इमरजेंसी गेट है वो ओपन होगा। तो देखिए इस तरीके से ये गेट्स जो है बनाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे कई शहरों में मेट्रो रफ्तार भर रही है, जिससे लोगों का सफर आसान हुआ है। वहीं आने वाले समय को देखकर प्लेटफॉर्म पर हादसों से बचने के लिए भी सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया है। अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी है तो ये दरवाजे दुर्घटना से बचाएंगे। अगर कोई मेट्रो में चढ़ते उतरते वक्त इन दरवाजों में फंस जाए तो मेट्रो आगे नहीं बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की बात करते हैं, ये बेसिकली सेफ्टी आइटम है कि आपके लोग जो हैं प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर हैं वो लाइन पे नहीं गिरे, क्योंकि लाइन पे हाई वोल्टेज ट्रैक पे गिरने से मेट्रो भी आ सकती है और लोगों का डेथ हो जाता है। कई लोग सुसाइड करने के लिए भी लाइन में जंप कर जाते हैं। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए इनका प्राइमरी एम ये है कि ये एक्सीडेंट या डेथ को प्रिवेंट करें या सुसाइड को प्रिवेंट करें। ये हाईटेक दरवाजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 के मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए हैं। वहीं दूसरे पार्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डोर कंट्रोल यूनिट है और पावर सप्लाई के पार्ट्स हैं। ये हमने इंडिजिनसली डेवलप कर लिए। पहले हमें ये कोरिया से लेने पड़ते थे, अभी ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है। और अच्छा, हम अभी गेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, चाहे वो लाइट्स हो, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये जो है ये रेलवे के सिग्नल है। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो रेड, येलो, ग्रीन है। ये सिग्नल बेसिकली पीछे से ऑपरेट होते हैं और ये जो है सिल 4 सेफ्टी लेवल 4 के लिए इनका अप्रूवल होता है। तो ये हमने 20 लाख से ज्यादा सिग्नल सप्लाई कर चुके हैं इंडिया में। भारत में नई ट्रेन सेवाओं का लगातार विस्तार होता जा रहा है। आने वाले समय में इन हाईटेक ट्रेनों में लगने वाले उपकरण भी यहाँ दिखेंगे। इंडिया में इट्स अ बिगेस्ट मार्केट अदर देन चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया की मार्केट है। इंडिया की मार्केट अभी इवॉल्व हो रही है हाईटेक इक्विपमेंट के लिए। अभी यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन आएंगी, बाकी आएंगे, उन सब में इनका बहुत, इस इक्विपमेंट का बहुत यूज होगा। 22 जनवरी तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो चलेगा। लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एंट्री मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा।
उससे पहले प्री शपथ डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल होंगे। गुजरात का वनतारा 2 नए हाथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। जिन 2 नए हाथियों को वनतारा लाया जा रहा है, ये दोनों नए हाथी बंगाल के इस्कॉन मायापुर से वनतारा में लाए जा रहे हैं। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो वन्य जीवों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन हाथियों में एक ने पिछले साल अपने महावत पर घातक हमला कर दिया था, जिसके बाद इनकी खास देखभाल के लिए इन्हें वनतारा लाए जाने का फैसला किया गया है। तो 2 नए हाथियों के स्वागत को वनतारा यहां पर तैयार है। वनतारा की इस्कॉन मायापुर के साथ यहां पर यह पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसरो की प्रशंसा की। स्पेस डॉकिंग के अलावा गगनयान मिशन पर भी उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी के मन की बात का 118वां एपिसोड था। इसमें उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर बात की और स्पेस की दुनिया में इसरो के प्रयासों को सराहा। पिछले दिनों इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और कमाल किया था। स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने में इसरो ने कामयाबी पाई। स्पेस डॉकिंग को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। दोनों रॉकेट 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहे थे। बाद में दोनों की स्पीड को कम करके आपस में जोड़ा गया। पीएम ने इसी उपलब्धि के बारे में जिक्र किया। हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। इसी के साथ पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की थी। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि समझने में मदद मिलेगी। इस पर भी पीएम ने प्रशंसा की। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीज को चुना। 30 दिसंबर को भेजे गए ये बीज अंतरिक्ष में ही अंकुरित हुए। ये एक बेहद प्रेरणादायक प्रयोग है जो भविष्य में स्पेस में सब्जियों उगाने का रास्ता खोलेगा। इसरो अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि अगले साल इसरो ये मिशन लॉन्च करेगा। इसे लेकर पीएम ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, मेटल फॉर्म्स और ऑप्टिकल फाइबर जैसे तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है। ये सेंटर बिना पानी के कंक्रीट निर्माण जैसी क्रांतिकारी विधियों को भी विकसित कर रहा है। एक्सटेम की ये रिसर्च भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के स्पेस स्टेशन को मजबूती देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी नए रास्ते खुलेंगे। इसरो समय के साथ साथ लगातार कीर्तिमान रच रहा है। पीएम ने आने वाले मिशन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।